हेलो स्टूडेंट्स, चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं गुरमीत सिंह और हम बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के पद से संबंधित सभी बातों को हमने लगभग पढ़ लिया है और राष्ट्रपति जी के क्या दायित्व हैं, क्या कार्य हैं, क्या शक्तियां हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो शक्तियों में हम पहले देखेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां, और शक्तियों में हम पहला देखेंगे कार्यपालिका शक्तियां। कार्यपालिका शक्तियां देखिए, सबसे पहले तो हमें ये आइडिया होना चाहिए कार्यपालिका क्या होता है। और अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बखूबी ये समझाने का प्रयास किया है कि कार्यपालिका किसे कहते हैं। और कार्यपालिका किसे कहते हैं, जो जो व्यक्ति कार्यपालिका में आएगा उनसे संबंधित राष्ट्रपति के जो भी दायित्व हैं, कार्य हैं, शक्तियां हैं, उनको हम राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां कहेंगे। जैसे देखिए, हम कार्यपालिका का उल्लेख करते हैं तो कार्यपालिका के पहले दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है कार्यपालिका का संकुचित अर्थ और एक होता है कार्यपालिका का व्यापक अर्थ। संकुचित में प्रधानमंत्री और मिनिस्ट्री, यानी प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद ही कार्यपालिका है। ये तो कार्यपालिका का संकुचित अर्थ हो गया। व्यापक में इसमें प्रेसिडेंट भी है, वाइस प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, प्राइम मिनिस्टर की मंत्री परिषद भी है, इसमें सीएजी भी है और इसमें एजी यानी कि अटॉर्नी जनरल भी है। इस सभी को हम क्या बोलेंगे, कार्यपालिका। तो दो अर्थ हैं, व्यापक अर्थ भी है और संकुचित। आपसे सीधा पूछ लिया जाए कि कार्यपालिका का संकुचित अर्थ में कौन शामिल रहेगा, तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। और व्यापक अर्थ में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, सीएजी, एजी, ये सभी इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां क्या होती हैं। तो पहले हम कार्यपालिका का यहां पे उल्लेख कर लेते हैं। तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की मंत्री परिषद, महान्यायवादी और सीएजी को भी हम यहां पे लिख लेते हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इनसे संबंधित जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत गिनी जाएगी। देखिए, राष्ट्रपति की तो हम बात कर रहे हैं तो इसको थोड़ा साइड में कर लो। अब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं और राष्ट्रपति नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। इन सब की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। और इन सभी को शपथ भी कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। देखिए, उससे पहले हम थोड़ा सा साइड में आते हैं, एक बात करते हैं कि एक होती है नियुक्ति और एक होता है निर्वाचन। पहले हम देखते हैं निर्वाचन किस किस का होता है, और जिसका निर्वाचन नहीं होता फिर उसका क्या होगा, नियुक्ति होगी। देखिए, सॉरी मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूं, शायद उधर कैमरा कवर नहीं कर पा रहा। देखिए, निर्वाचन की हम बात करते हैं पहले। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इनका चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव तो हम पिछली कक्षा में करवा के ही हटे हैं। उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। लोकसभा, राज्यसभा का चुनाव होता है। लोकसभा के 543, राज्यसभा के 233 सदस्यों का निर्वाचन होता है। विधानसभा, विधान परिषद के सदस्यों का भी निर्वाचन होता है। और इसके अलावा हो जाता है स्थानीय स्वशासन, यानी कि नगर पालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं के कुछ पदों को छोड़कर
लगभग सभी पदों का निर्वाचन होता है। तो 4 चीजें होगी इसमें, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति 1, लोकसभा राज्यसभा 2, विधानसभा विधान परिषद 3 और स्थानीय स्वशासन 4, इनका निर्वाचन होता है। और बाकी सभी की क्या होती है? नियुक्ति। तो देखिए, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, सीएजी इसमें कहीं नहीं आ रहे, तो इन सब की क्या होगी? नियुक्ति होगी। और नियुक्ति शब्द जब आ जाए, आपसे पूछ ले XYZ, कोई भी आपको एक संवैधानिक पद दे दिया है XYZ और कहें कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो 99% चांसेस क्या रहेंगे कि उसका उत्तर या तो प्रेसिडेंट होगा या उसका उत्तर होगा गवर्नर। 99, मैंने 100% नहीं कहा। संसदीय सचिव जैसे पद की नियुक्ति न तो राष्ट्रपति करते हैं न राज्यपाल करता है, प्रधानमंत्री जी करते हैं। अगर केंद्र का पद है, 99% चांस है कि नियुक्ति का प्रश्न पूछा गया है और जिस पद का वो पूछ रहा है वो पद केंद्र सरकार के अधीन आता है, तो नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। और अगर वो पद राज्य सरकार के अधीन आता है तो नियुक्ति करेंगे राज्यपाल। लेकिन 99% कह रहा हूं मैं, 100% नहीं है। कुछ एक पदों की नियुक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति भी कर सकता है। देखिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रश्न आ जाए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मैंने कहा था प्रश्न आ जाए नियुक्ति का कौन करता है, पद किसका है? केंद्र सरकार का। कौन करेगा? राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? पहले बताओ कि कौन सी मंत्रिपरिषद, केंद्रीय या राज्य? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात हो रही है, तो नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और अगर राज्य मंत्रिपरिषद होती तो राज्यपाल। अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी किसका पद है? केंद्र का, तो कौन करेगा? राष्ट्रपति। और अगर महाधिवक्ता पूछता, महाधिवक्ता राज्य का पद होता है, नियुक्ति कौन करता? राज्यपाल। सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो इन सभी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और इन सभी को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। अब आगे प्रश्न बनता है कि नियुक्ति किस आधार पे होती है? कि जो प्रधानमंत्री बनने जा रहा है किस वेश पे बन रहा है? नरेंद्र मोदी जी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, तो किस वेश पे बने हैं ये देखना होता है। जब लोकसभा के चुनाव होते हैं और लोकसभा के चुनावों के तत्काल बाद ये देखा जाता है कि किस दल के पास, किस पॉलिटिकल पार्टी के पास बहुमत है, आधे से एक अधिक सीटें हैं। देखा, या वो एक दल हो सकता है प्रॉपर से, या फिर वो एक गठबंधन हो सकता है। 2, 3, 4, 5 दल मिलकर एक गठबंधन बना सकते हैं और उनमें से जो भी सबसे बड़ा दल है या सबसे बड़ा गठबंधन है, उसका जो नेता होगा वो कौन होगा? पीएम। 17वीं लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली है, तो बीजेपी का नेता श्री नरेंद्र मोदी जी, और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया। और नियुक्ति किसने की? हमारे राष्ट्रपति ने। फिर प्रधानमंत्री जी एक लिस्ट सौंपते हैं राष्ट्रपति को कि ये व्यक्ति इस विभाग में मंत्री बनाना है, तो राष्ट्रपति जी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं और उनको विभागों का बंटवारा करते हैं। फिर इस मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति जी महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति जी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। उसके बाद सभी काम राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श पर करते हैं। तो ये तो होगी केंद्रीय कार्यपालिका। अब इसी के समकक्ष राज्य में भी कार्यपालिका होती है। देखिए, राज्य में क्या होता है? राज्य में होता है गवर्नर, राज्यपाल, सीएम यानी कि मुख्यमंत्री, सीएम की मंत्रिपरिषद मिनिस्ट्री, और एजी की जगह यहां पे होता है, मतलब यहां पे महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल, यहां पे होता है एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता, और सीएजी के नाम पे यहां पे कोई पद नहीं होता। जो केंद्र वाला सीएजी होता है वही राज्यों के लिए सीएजी का काम करता है। इसको तो खैर हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, गवर्नर जो है वो सीएम की नियुक्ति करेगा, गवर्नर ही मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा और महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा।
लेकिन गवर्नर की नियुक्ति कौन करेगा? तो गवर्नर की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। सभी राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अब हम देख लेते हैं यहां पर, देखिए 28 राज्य हैं, उनके राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर। ये 3 केंद्र शासित प्रदेश तो ऐसे हैं जिनमें विधानसभाएं हैं, परंतु 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और अंडमान निकोबार में विधानसभा न होने के बावजूद भी वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है, एलजी हैं, उपराज्यपाल हैं। इन उपराज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। चंडीगढ़ में आयुक्त होता है और अन्य संघ शासित प्रदेशों के प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। 28 राज्यों के राज्यपाल, 5 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल, चंडीगढ़ के आयुक्त और अन्य संघ शासित प्रदेशों के प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और ये सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं, यानी कि ये कब तक काम करेंगे ये निर्भर करता है राष्ट्रपति पर। तो ये है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां, जिनमें वो सभी प्रकार के पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं जिनका संबंध केंद्र से है। आगे है दूसरी जो शक्तियां हैं वो है, देखिए आगे है विधायिका शक्तियां। विधायिका शक्तियां, लेजिस्लेचर पावर्स। और विधायिका में कौन कौन होता है? विधायिका में होता है लोकसभा और राज्यसभा, और इनसे संबंधित जो भी पावर्स है उसको हम कहेंगे राष्ट्रपति की लेजिस्लेचर पावर्स, विधायिका शक्तियां। इसमें हम देखते हैं सबसे पहला काम, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। देखिए लोकसभा का जैसे ही निर्वाचन हुआ, नई लोकसभा का जैसे गठन होता है, सबसे पहला काम होता है लोकसभा के सांसदों को शपथ दिलाना, और यह काम होता है राष्ट्रपति का। जैसे वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है, तो जैसे ही लोकसभा के चुनाव हुए, राष्ट्रपति जी ने शपथ दिलानी है। 543 मेंबर्स निर्वाचित और 2 मनोनीत, इसको छोड़ दो, हम 543 की बात करते हैं, इनको शपथ दिलानी है। अब इतनी बड़ी संख्या 543 शपथ दिलाना काफी लंबा चौड़ा काम हो जाता है। तो यहां पे एक पद सृजित कर रखा है जानबूझकर, जिसका नाम है प्रोटेम स्पीकर। क्या होता है कि जैसे ही नई लोकसभा का गठन होता है, राष्ट्रपति सदन में आते हैं लोकसभा में, और वो ऐसे किसी व्यक्ति को जो इन सब में सबसे अधिक बार लोकसभा का सदस्य बन चुका है, उसका अनुभव इन सबसे अधिक है और वो उम्र में सबसे वरिष्ठ है, ऐसे किसी व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त कर देंगे। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि प्रोटेम स्पीकर जैसे पद का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है, ये सिर्फ जानबूझकर पैदा किया गया एक पद है। तो राष्ट्रपति जी किसी भी व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बनाएंगे। जैसे 17वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन था? तो इसमें थे वीरेंद्र सिंह। और वीरेंद्र सिंह जी को आगे बुलाया और उनको प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई। इन्होंने शपथ ली कि मैं संविधान के प्रति निष्ठा बनाए रखूंगा। अब राष्ट्रपति जी चले जाएंगे और प्रोटेम स्पीकर का काम होगा बाकी के 542 सांसदों को शपथ दिलाना। तो बाकी सभी सांसदों को शपथ कौन दिलाएगा? प्रोटेम स्पीकर। लेकिन फिर भी हम क्या कहेंगे कि 543 सांसदों को शपथ किसने दिलाई है?
राष्ट्रपति ने। अब जैसे ही सभी ने शपथ ले ली, अगला काम होता है लोकसभा की कार्यवाही को शुरू करना। और लोकसभा की कार्यवाही शुरू करने से पहले हमें एक अध्यक्ष की आवश्यकता है, लेकिन अभी तक हमने किसी को अध्यक्ष नहीं बनाया है, चुना नहीं गया है। तो ऐसी स्थिति में वीरेंद्र सिंह यानी कि प्रोटेम स्पीकर ही कुछ समय के लिए लोकसभा की अध्यक्षता करेंगे। जैसे ही लोकसभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है, पता चला कि ओम बिरला जी को लोकसभा का 17वीं लोकसभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया है। ओम बिरला जो कि राजस्थान कोटा बूंदी के सांसद हैं। जैसे इनको अध्यक्ष बनाया गया, वीरेंद्र सिंह जी का काम खत्म हो गया, यानी प्रोटेम स्पीकर के जो दायित्व थे वो खत्म हो गए हैं। इतना ही काम होता है प्रोटेम स्पीकर का। दो ही काम होते हैं, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में सभी सांसदों को शपथ दिलाना और तब तक लोकसभा की अध्यक्षता करना जब तक लोकसभा का स्थायी अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता है। तो राष्ट्रपति का पहला काम शपथ दिलाना लोकसभा के सभी सांसदों को और राज्यसभा के सभी सांसदों को, पहला। दूसरा होता है लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन करना। मनोनयन, आप सभी को आइडिया है कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन और राज्यसभा में 12 व्यक्ति जिन्हें ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त है, उनको मनोनीत किया जाता है। मैंने पहले वाली वीडियो में ये बात कर ली थी कि 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 जो कि पारित होकर 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 बन चुका है, के तहत केवल और केवल SC/ST के आरक्षण को आगामी 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। एंग्लो इंडियन का लोकसभा में जो रिजर्वेशन था, जो आरक्षण था, उसको रद्द कर दिया गया है, उसको समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करना आवश्यक नहीं रहा है, क्योंकि इस प्रकार की जो भी प्रावधान थे वो अब समाप्त हो गए हैं। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे सिर्फ पढ़ रहे हैं कि आंग्ल भारतीय यानी 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत करना और 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करना जिन्हें ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त है। ये काम भी किसका है? राष्ट्रपति जी का है। एक प्रश्न यहां पे पूछ लेना चाहता हूं मैं कि क्या आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं? तो अधिकांश विद्यार्थियों का उत्तर होगा कि नहीं, जबकि आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? अगर वो निर्वाचित होते हैं तो। वर्ष 2012 में डेरेक ओब्रायन जो कि पश्चिम बंगाल के जो पॉलिटिकल पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी वाली जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा के सांसद निर्वाचित हुए थे और 2012 के राष्ट्रपति चुनावों में इन्होंने भाग लिया था। तो 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पे बनते हैं। पहला आंग्ल भारतीय जो निर्वाचित हुआ, डेरेक ओब्रायन, पहला आंग्ल भारतीय जिसने राष्ट्रपति के चुनावों में भाग लिया, डेरेक ओब्रायन 2012। तो आंग्ल भारतीय भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं बशर्ते कि वो निर्वाचित हो। तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना और सदस्यों को मनोनीत करना हम पढ़ चुके हैं। आगे तीसरा है संसद के अधिवेशन आहूत करना। संसद के अधिवेशन आहूत करना। देखिए, संसद के अधिवेशन बुलाना, आहूत का मतलब होता है बुलाना,
और संसद के अधिवेशनों का सत्रावसान यानी कि समाप्ति करना, ये काम किसका होता है? राष्ट्रपति का। बजट सत्र किस दिन शुरू होगा और किस दिन समाप्त होगा, मानसून सत्र कब शुरू होगा, कब समाप्त होगा, शीत सत्र कब शुरू होगा, कब समाप्त होगा, ये सब राष्ट्रपति की विवेकी शक्ति है कि वो कब अधिवेशन को आहूत करते हैं और कब वो सत्र का सत्रावसान करते हैं। तो अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को ये शक्ति प्रदान करता है कि वो संसद के अधिवेशन आहूत करें और उनका सत्रावसान करें। आहूत का मतलब अधिवेशनों को बुलाना, सत्रावसान का मतलब है अधिवेशनों की समाप्ति करना। अगर संयुक्त अधिवेशन होता है, एग्जामिनर थोड़ा सा प्रश्न को घुमाकर दे सकता है कि संयुक्त अधिवेशनों को आहूत करने की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, लोकसभा के अध्यक्ष में, राज्यसभा के सभापति में। तो भी इसका उत्तर क्या होगा? राष्ट्रपति। अधिवेशन किसी भी प्रकार का है, चाहे वो सिंगल है चाहे वो जॉइंट है, हमेशा राष्ट्रपति जी ही आहूत करेंगे और राष्ट्रपति जी ही उसकी समाप्ति की घोषणा करेंगे। तो अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को ये शक्ति प्रदान करता है अधिवेशनों को बुलाना। चौथा है कि अगर कोई प्रस्ताव है, कोई बिल है, कोई विधेयक है, वो संसद से पारित होकर राष्ट्रपति जी के पास आ गया है, तो राष्ट्रपति उस प्रस्ताव पर क्या क्या निर्णय ले सकते हैं? तो राष्ट्रपति के पास यहां पर 3 ऑप्शन रहते हैं। पहला कि राष्ट्रपति ने उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए। कोई प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास आया, राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए, तो वो कानून बन जाएगा, वो अधिनियम बन जाएगा। दूसरा है कि राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर नहीं किए बल्कि उस प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया है, लौटा सकते हैं। अगर पुनर्विचार के लिए लौटाया है और वो प्रस्ताव संसद के पास गया, संसद ने उसको आवश्यक संशोधनों सहित या फिर बिना किसी संशोधन के पुनः पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया है, तो अब राष्ट्रपति को उस पर साइन करने पड़ेंगे, उस पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। इसके लिए राष्ट्रपति बाध्य है। तीसरा, राष्ट्रपति जी न तो साइन करते हैं और ना ही इनकार करते हैं, इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। यानी राष्ट्रपति न तो उस पर किसी प्रकार का निर्णय लेते हैं, न उसको वापिस भेजते हैं, न उस पर साइन करते हैं। ये प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास पड़ा रहता है और उसे हम क्या बोलते हैं? पॉकेट वीटो, जेवी निषेधाधिकार। यानी कि फाइनली उस प्रस्ताव को रद्द करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित रहती है। 1986 में ज्ञानी जैल सिंह एकमात्र राष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है, और ज्ञानी जैल सिंह ने इसका जो प्रयोग किया था वो था, जो प्रस्ताव था वो था डाक अधिनियम 1986 पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो कोई प्रस्ताव संसद से पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति साइन करके उसको कानून बना सकते हैं, उसको एक बार के लिए पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज सकते हैं। न तो राष्ट्रपति हाँ करते हैं, न ना करते हैं, न कोई निर्णय लेते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? पॉकेट वीटो। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश शक्ति प्रदान करता है। अध्यादेश शक्ति। अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है और देश को एकाएक किसी कानून की आवश्यकता पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके एक कानून बना सकते हैं। अध्यादेश जारी करने के बाद अध्यादेश उतना ही वैध माना जाएगा जितना कि संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून। और अध्यादेश की जो अवधि होती है वो होती है 6 सप्ताह है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इस 6 वीक का जो काउंट है और गणना है वो हम कहां से करेंगे। मान लीजिए कि जैसे आज के दिन मान लीजिए सत्र खत्म हो गया है, सत्र समाप्त हुआ है आज, और इसके 2 महीने बाद
2 माह बाद सत्र शुरू होता है। तो इस 2 महीने के बाद 42 दिन यानी 6 सप्ताह जैसे हो जाएंगे, अध्यादेश की अवधि पूरी हो जाएगी। मेरा कहने का आशय ये है कि अध्यादेश की जो अवधि है वो अगला सत्र शुरू होने की तारीख से गिना जाएगा। इससे पहले 2 माह यानी 60 दिन ये चलता तो रहा, लेकिन इसके समय की गणना नहीं की जाएगी। ये सत्र यहां पे समाप्त हुआ था, ये 2 महीने का गैप है, इसमें चलता रहेगा अध्यादेश। और 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, कभी भी जैसे ही संसद का नया सत्र शुरू होगा उससे लेकर 42 दिन बाद ये अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो अध्यादेश की अवधि होती है 6 सप्ताह, 6 वीक ओनली। नेक्स्ट है धन विधेयक। देखिए, धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में रखा जाता है, ये वाद्य है, पहले इसको लोकसभा में रखा जाएगा। लेकिन सिद्धांत ये भी कहता है कि लोकसभा में धन विधेयक रखने से पहले राष्ट्रपति से इसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति जी ने अनुमति दी, इसको लोकसभा में रखा, लोकसभा से पारित हुआ, ये राज्यसभा के पास गया, उसके बाद राज्यसभा से पारित हुआ, तो इस पर राष्ट्रपति जी के साइन अनिवार्य होते हैं। कि फाइनली कोई भी प्रस्ताव है वो कानून तब तक नहीं बन पाएगा जब तक राष्ट्रपति जी के उस पर साइन नहीं होते हैं। तो अब अपन को ये देखना है कि धन विधेयक पर राष्ट्रपति जी द्वारा साइन करना अनिवार्य होता है क्या? बिल्कुल। अगर मान लीजिए धन विधेयक लोकसभा से, राज्यसभा से पारित हो गया है तो राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी राष्ट्रपति की अनुमति से ही रखा गया था। परंतु फिर भी ऐसे प्रस्ताव पर राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, राष्ट्रपति धन विधेयक पर पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये थी राष्ट्रपति की विधायिका शक्तियां। आगे है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। देखिए, वैसे तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां शब्द बोलना ही अपने आप में गलत बात है, क्योंकि न्यायिक शक्तियां हमेशा न्यायालय की ही होती है और हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है, निष्पक्ष है। तो न्यायिक शक्तियां किसी और व्यक्ति को सौंपी ही नहीं जा सकती। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां शब्द बोलना ही अपने आप में एक विरोधाभास है। लेकिन फिर भी न्यायालय से संबंधित, कानून व्यवस्था से संबंधित राष्ट्रपति के पास क्या पावर्स है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो न्यायिक शक्तियां, यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ 5 अनुच्छेदों की बात करेंगे। अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 222 और अनुच्छेद 143। इन 5 अनुच्छेदों में राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां कवर हो जाएगी। पहला है अनुच्छेद 72, जिसमें राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का उल्लेख है। अगर किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ सजा सुना दी गई है तो वो व्यक्ति राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेज सकता है। नंबर 1, वो दया याचिका है, वो किसी भी प्रकार की अपील नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध हमें कहीं पर भी अपील करने का अधिकार नहीं है। तो वो सिर्फ और सिर्फ दया याचिका है। अगर किसी व्यक्ति ने दया याचिका लगाई है तो उसमें राष्ट्रपति के पास क्या क्या पावर्स रहती है, इनको क्या कुछ कर सकता है। तो 4 पावर्स राष्ट्रपति के पास रहेगी। नंबर 1, परिहार। नंबर 1 परिहार, परिहार। नंबर 2 लघुकरण। नंबर 3 विलंब और नंबर 4 क्षमा। परिहार का अर्थ होता है सजा को कम करना। परिहार का मतलब है सजा को कम करना। अगर किसी व्यक्ति को 10 वर्ष की सजा है उसको 5 वर्ष किया जा सकता है,
किसी व्यक्ति पर 20 लाख का जुर्माना है, इसको 5 लाख किया जा सकता है, 10 लाख किया जा सकता है। यानी कि सजा जिस प्रकार की सजा है, जिस प्रकृति की सजा है, उसी प्रकृति में उसको थोड़ा कम किया जाता है। यानी सजा का नेचर नहीं बदला जाएगा, सजा की प्रकृति नहीं बदली जाएगी। जबकि लघुकरण में सजा की प्रकृति बदली जा सकती है और प्रकृति भी हमेशा नेगेटिव, यानी सजा कम होगी। किसी व्यक्ति को फांसी की सजा है, उसको उम्र कैद में बदला जा सकता है। किसी व्यक्ति को उम्र कैद की सजा है, उसको 10 वर्ष कारावास में बदला जा सकता है। किसी व्यक्ति को 20 लाख जुर्माने की सजा है, उसको 10 वर्ष कारावास में। किसी को 10 वर्ष कारावास है, उसको 10 लाख या 5 लाख जुर्माने में बदला जा सकता है। इसमें लगातार सजा की प्रकृति चेंज हो रही है, सजा कम तो हो ही रही है, प्लस प्रकृति चेंज हो रही है। तीसरा होता है विलंब। किसी व्यक्ति को फांसी होने वाली है, उसको 10 दिन, 20 दिन, महीना, 6 महीना उसकी सजा को रोक दिया जाए, उसे बोलते हैं विलंब करना। और चौथा है क्षमा करना, यानी किसी व्यक्ति की सजा को पूर्णतः माफ करना, न तो परिहार किया, न तो लघुकरण किया, न तो विलंब किया, बल्कि उसको पूर्णतः माफ कर दिया जाए। ऐसा भी राष्ट्रपति कर सकते हैं, परंतु ये राष्ट्रपति की स्व विवेकीय शक्ति नहीं है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श पर ही ये कार्य करेंगे। तो क्षमादान में राष्ट्रपति परिहार कर सकते हैं, यानी सजा को कम कर सकते हैं। लघुकरण में सजा की प्रकृति बदल सकते हैं। विलंब जैसे नाम से स्पष्ट है, सजा को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। और क्षमा में सजा को पूर्णतः माफ किया जा सकता है। आगे है अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 124 में उल्लेख है सर्वोच्च न्यायालय का। राष्ट्रपति अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 217 में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख है। देखिए, हाई कोर्ट का उल्लेख अनुच्छेद 214 में है, जबकि उनकी नियुक्ति हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 217 में है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 222 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसी अन्यंतर उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं। यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। और अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी मुद्दे पर परामर्श मांग सकते हैं, जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। लेकिन अगर राष्ट्रपति जी द्वारा कोई परामर्श मांगा गया है तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं है कि वो परामर्श दे। सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो परामर्श दे, चाहे तो न दे। और अगर परामर्श दे दिया है तो राष्ट्रपति चाहे तो उस परामर्श को माने और चाहे उस परामर्श को न माने, राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है। तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत किस शक्ति का उल्लेख है? इसके अंतर्गत है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। तो ये है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के पास क्षमादान शक्ति निहित रहती है। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। 217 के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 222 के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करते हैं। और अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी मुद्दे पर परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां थी। अगला है राष्ट्रपति की कुछ विशेषाधिकार होते हैं। विशेषाधिकार की बात यहां पे कर लेनी चाहिए हमें। क्या विशेषाधिकार होते हैं? कि पद पर रहते हुए जब तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है तब तक उनके खिलाफ
कोई भी न्यायालय गिरफ्तारी के आदेश जारी नहीं कर सकता। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति को ये विशेषाधिकार प्रदान करता है कि पद पे रहते हुए उनके खिलाफ कोई दीवानी मामला, कोई फौजदारी मामला दायर नहीं किया जाएगा और कोई भी न्यायालय उनके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी नहीं कर सकता। अगर उनको गिरफ्तार करना है तो पहले संविधान का उल्लंघन करने के आधार पर आप महाभियोग प्रस्ताव लाओ, राष्ट्रपति जी को हटाओ, उसके बाद गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन जब तक वे भारत के राष्ट्रपति के रूप में पद पर आसीन हैं तब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कोई दीवानी, कोई फौजदारी मुकदमा उनके खिलाफ नहीं चलाया जा सकता। तो आज के लिए हमने कार्यपालिका शक्ति, व्यवस्थापिका शक्ति, न्यायिक शक्ति और राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों की बात की है। अगली क्लास में हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियों से संबंध में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।